हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इस क्वेश्चन में हमें जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनमें हमें ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है। ए पार्ट में हमें दिया गया है मोस्ट लिक्विड्स that conduct electricity are solutions of dash dash and dash, यानी कि ज़्यादातर जो ऐसे लिक्विड होते हैं स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी कि ऐसे लिक्विड जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती हैं, ऐसे लिक्विड्स में कौन सी 3 चीज़ें हो सकती हैं? तो इसका आंसर है एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स। यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे एसिड्स, यहाँ पर आप लिखेंगे बेसिस और यहाँ पर आप लिखेंगे सॉल्ट्स। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए आयंस की ज़रूरत होती है, यानी कि चार्ज की ज़रूरत होती है। अगर किसी लिक्विड में आयंस होंगे, चार्ज होगा, तभी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। और ये जो 3 चीज़ें हैं एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स, जब आप इसे पानी में डालते हैं तो उस सॉल्यूशन में ये जो एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स होते हैं, ये आयन बनाते हैं, चार्ज बनाते हैं, जिसकी वजह से उस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो किसी भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए या तो उस सॉल्यूशन में, उस पानी में एसिड मिलाया जाता है, या बेसिस मिलाए जाते हैं, या सॉल्ट्स मिलाए जाते हैं। इसके बाद बी पार्ट में हमें दिया गया है द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कॉजेज डैश इफेक्ट्स, यानी कि आप जब किसी सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किस तरह के इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर डैश में आप लिखेंगे केमिकल, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो केमिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। इसके बाद सी पार्ट में हमें दिया गया है इफ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द डैश टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इसके बाद सी पार्ट में हमें दिया गया है इफ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द डैश टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से करंट को पास कराते हैं तो जो कॉपर होता है वो कौन सी प्लेट के ऊपर डिपॉजिट होता है, जो कॉपर होता है वो कौन सी प्लेट के ऊपर जमा हो जाता है, उस प्लेट के ऊपर जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है, या उस प्लेट के ऊपर जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है। हमें यहाँ पर यह बताना है। तो इसके आंसर में यहाँ पर डैश में आप लिखेंगे नेगेटिव। तो इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि जब आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से करंट पास कराते हैं तो जो कॉपर होता है वो उस प्लेट पर जाके जमा हो जाता है, उस प्लेट पे जाके डिपॉजिट हो जाता है जो प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है। जब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे तो उस क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ये कंसेप्ट हम पूरी तरह से क्लियर कर देंगे डायग्राम की मदद से। इसके बाद डी पार्ट में हमें दिया गया है द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड डैश। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी भी मटेरियल पर अपनी मर्जी के किसी मेटल की परत चढ़ाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यहाँ डैश में आप लिखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी मटेरियल के ऊपर अपनी मर्जी के किसी मेटल की परत चढ़ाते हैं तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है
When the free ends of a tester are dipped into a solution, the magnetic needle shows diffraction. Can you explain the reason? इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब आप टेस्टर के फ्री एंड्स को एक सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं तो जो मैग्नेटिक नीडल होती है उसमें डिफ्रैक्शन होती है। वो मैग्नेटिक नीडल इस तरीके से ऐसे ऐसे मूव करती है। क्या आप इसका रीजन समझा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द डिफ्रैक्शन इन मैग्नेटिक नीडल शोज दैट द सर्किट इज कंप्लीट एंड द सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्रैक्शन होता है वो इस बात को दिखाता है कि सर्किट कंप्लीट है और जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, यानी कि सॉल्यूशन अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। अब हम इसे एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। इस क्वेश्चन का डायग्राम भी कुछ इसी तरीके से होना चाहिए कि यहाँ पर ये मैग्नेटिक नीडल है और ये जो सर्किट है आप देख सकते हैं इसके दोनों एंड्स को यहाँ सॉल्यूशन में डाला गया है। जब आप स्विच ऑन करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो करंट होता है वो इस तरीके से फ्लो करता है और ये जो सॉल्यूशन होता है इसके अंदर आयन बनते हैं, यानी कि चार्ज बनता है और उसी वजह से ये जो सॉल्यूशन होता है ये एक कंडक्टर का काम करता है, यानी अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देता है। और जब इस सर्किट में करंट फ्लो होता है तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है सर्किट में से तो यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और उसके अलावा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब ये जो यहाँ पर नीडल होती है ये मैग्नेटिक नीडल होती है, यानी इस नीडल का जो अगला पार्ट होता है वो मैग्नेट का ही बना होता है। तो जब ये वाली मैग्नेट इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती है तो ये मैग्नेटिक नीडल इस तरीके से डिफ्लेक्ट करती है, इस तरीके से मूव करती है। तो इससे हमने क्या सीखा कि ये जो सॉल्यूशन होता है ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से कंडक्ट होने देता है, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो होने देता है, जिससे ये सर्किट कंप्लीट बना रहता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहती है। तो यही चीज यहाँ पर हमने लिखी कि मैग्नेटिक नीडल में जो डिफ्रैक्शन हुआ वो इस बात को दिखा रहा है कि जो सर्किट है वो कंप्लीट है और जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने दे रहा है, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने दे रहा है, पास होने दे रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है नेम 3 लिक्विड्स which when tested in the manner shown in figure 14.9 may cause the magnetic needle to diffract। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जैसा कि हमें इस फिगर में दिखाया गया है यहाँ पर ये एक मैग्नेटिक नीडल है और ये एक सर्किट बना हुआ है जिसके ये दोनों एंड्स इस सॉल्यूशन के अंदर हैं। तो हमसे ये पूछा गया है कि हम कौन से 3 टाइप्स के, कौन से 3 तरह के सॉल्यूशन यहाँ पर बना सकते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहे इस सर्किट के अंदर और ये जो मैग्नेटिक नीडल है इसमें डिफ्रैक्शन दिखाई दे, यानी ये मैग्नेटिक नीडल इस तरीके से मूव करे। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे लेमन जूस, टैप वाटर एंड विनेगर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लेमन जूस का सॉल्यूशन बनाते हैं तो लेमन जूस भी आयन बनाता है, यानी कि चार्ज बनाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहेगी। और टैप वाटर यानी कि जो टूटी का पानी होता है, जो नल से पानी आता है, अगर आप उसे यूज़ करते हैं यहाँ पर तो जो टैप वाटर होता है उसमें भी आयन बनते हैं, यानी कि चार्ज बनता है, तब भी करंट फ्लो होता रहेगा। और अगर आप यहाँ पर विनेगर यूज़ करते हैं यानी कि सिरका, तो वो भी आयन बनाता है, यानी कि चार्ज बनाता है। और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने के लिए हमें सॉल्यूशन के अंदर आयंस की ज़रूरत पड़ती है, चार्ज की ज़रूरत पड़ती है। तो लेमन जूस भी यह चार्ज बनाएगा, आयन बनाएगा, टैप वाटर भी आयन बनाएगा और विनेगर भी आयन बनाएगा। तो इन तीनों से अगर हम यहाँ पर सॉल्यूशन बनाते हैं
तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होता रहेगा, और जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी इस सर्किट में, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और ये जो यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल है, जब ये मैग्नेटिक नीडल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगी तो ये मैग्नेटिक नीडल इस तरीके से मूव करेगी, इसमें डिफ्रैक्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप shown in figure 14.10. List the possible reasons. Explain your answer. यहाँ पर हमसे ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि जैसा इस फिगर में दिखाया गया है कि इस तरीके से सेटअप तैयार किया गया है, यहाँ पर इस तरीके से सर्किट है, ये सॉल्यूशन है और ये बल्ब लगाया गया है, और हमें ये बताया गया है कि यहाँ पर जो ये बल्ब है ये स्विच ऑन करने पर, बटन ऑन करने पर भी ग्लो नहीं कर रहा, जल नहीं रहा। तो इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि जिसकी वजह से ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, हमें वो रीजंस यहाँ पर बताने हैं। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे लिस्ट ऑफ पॉसिबल रीजंस, यानी अब हम वो पॉसिबल रीजंस देखेंगे जिनकी वजह से ये जो बल्ब है ग्लो नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट रीजन यहाँ पर हमने लिखा है, द बल्ब में बी फ्यूज्ड। हो सकता है कि ये जो बल्ब हो ये फ्यूज हो, जिसकी वजह से ये जल ही नहीं रहा, यानी करंट तो सही से पास हो रहा है लेकिन बल्ब ही फ्यूज है। सेकंड पॉइंट है, इट इज पॉसिबल दैट द कनेक्शंस आर लूज, यानी ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर ये जो वायरिंग की गई है, ये जो कनेक्शन है ये भी यहाँ पर लूज हो सकता है। थर्ड पॉइंट है, द सेल्स में बी यूज्ड अप, यानी यहाँ पर जो बैटरी यूज हो रही है, यानी ये जो सेल यूज हो रहे हैं, हो सकता है कि ये सेल पूरी तरह से यूज हो चुके हो, खत्म हो चुके हो, अब इसके अंदर पावर ही नहीं है कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके, जिसकी वजह से ये बल्ब ग्लो ही नहीं कर पा रहा है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, वीक करंट में बी फ्लोइंग इन द सर्किट, यानी कि यहाँ पर सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो इतना वीक है कि वो इस इलेक्ट्रिक बल्ब को ग्लो नहीं करा पा रहा है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिक बल्ब को ग्लो होने के लिए ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर इस सर्किट में किसी भी वजह से कम क्वांटिटी में करंट जनरेट होता है, कम क्वांटिटी में करंट फ्लो होता है, तो ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ये ग्लो नहीं करेगा। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इस सर्किट में कम क्वांटिटी में करंट फ्लो हो रहा हो। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, द लिक्विड सॉल्यूशन इन कंटेनर इज डिस्टिल्ड वाटर विच इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये भी पॉसिबल है कि इस कंटेनर में जो ये लिक्विड है ये डिस्टिल्ड वाटर है। डिस्टिल्ड वाटर, वाटर की वो फॉर्म होती है जो बिल्कुल प्योर होती है और इसमें किसी तरह के आयन, किसी तरह का चार्ज नहीं होता। तो जो ये डिस्टिल्ड वाटर होता है ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को फ्लो नहीं होने देता, और ये जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो हो सकता है कि ये जो लिक्विड है, ये जो सॉल्यूशन है, ये डिस्टिल्ड वाटर हो, जिसकी वजह से करंट इस सर्किट में फ्लो ही नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ये वाटर की प्योर फॉर्म होती है जिसमें किसी तरह के आयन नहीं बनते, किसी तरह का चार्ज नहीं बनता। तो जब आयन ही नहीं होंगे लिक्विड में, जब चार्ज ही नहीं होगा तो करंट फ्लो कैसे करेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, अ टेस्टर इज यूज्ड टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टू लिक्विड्स लेबल्ड ए एंड बी। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि आपने दो कंटेनर लिए और दोनों में अलग अलग लिक्विड लिया, एक को नाम दिया ए और दूसरे लिक्विड को नाम दिया बी, और फिर आपने टेस्टर की मदद से दोनों लिक्विड्स में इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन को चेक किया। इट इज फाउंड दैट द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लोस ब्राइटली फॉर लिक्विड ए while it glows very dimly for liquid B। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब आपने लिक्विड ए में इलेक्ट्रिसिटी को चेक करने के लिए टेस्टर का यूज़ किया
तो वो जो बल्ब था वो बहुत अच्छे से बहुत ब्राइटली ग्लो हुआ। लेकिन जब आपने लिक्विड बी में इलेक्ट्रिसिटी को चेक करने के लिए टेस्टर का यूज किया तो जो बल्ब था वो बहुत धीमे धीमे से जला, यानी ज्यादा अच्छे से नहीं जला। यू वुड कंक्लूड दैट, तो इससे आपको क्या रिजल्ट मिलता है? फर्स्ट पॉइंट है लिक्विड ए इज अ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी, यानी कि जो लिक्विड ए है वो लिक्विड बी के कंपैरिजन में बेटर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। सेकंड ऑप्शन, लिक्विड बी इज अ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड ए, यानी जो लिक्विड बी है वो लिक्विड ए के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। या फिर थर्ड ऑप्शन, बोथ लिक्विड्स आर इक्वली कंडक्टिंग, यानी कि दोनों ही लिक्विड एक समान रूप से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं। और फोर्थ ऑप्शन है कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन दिस मैनर। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि लिक्विड की कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज को हम इस तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अब देखिए यहाँ पर हमें यह बताया गया है कि जब टेस्टर को लिक्विड ए में चेक किया गया तो जो बल्ब था वो बहुत अच्छे से ग्लो हुआ, लेकिन जब इसी टेस्टर को लिक्विड बी में टेस्ट किया गया, चेक किया गया, तो जो बल्ब था टेस्टर का वो बहुत धीमे से जला। तो इसका सीधे सीधे ये मतलब है कि जो लिक्विड ए है वो इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा अच्छा कंडक्टर है लिक्विड बी के कंपैरिजन में। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे ऑप्शन 1, लिक्विड ए इज अ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी, यानी जो लिक्विड ए है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, बेटर कंडक्टर है लिक्विड बी के कंपैरिजन में। यानी कि लिक्विड ए में से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास हो रही है, करंट अच्छे से पास हो रहा है, लेकिन लिक्विड बी में इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास नहीं हो रही है, करंट अच्छे से पास नहीं हो रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है डस प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो प्योर वाटर होता है क्या वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है? इफ नॉट, व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग, और अगर प्योर वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि प्योर वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगे? यानी प्योर वाटर में हम ऐसा क्या चेंज ला सकते हैं, ऐसा क्या मिक्स कर सकते हैं जिससे कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगे, इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो प्योर वाटर होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, क्योंकि जो प्योर वाटर होता है उसमें आयन ही नहीं बनते, चार्ज ही नहीं बनता। तो जब आयन ही नहीं बनते, चार्ज ही नहीं बनता, तो प्योर वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे होगी? लेकिन अगर हम प्योर वाटर में या तो एसिड मिला दें या बेस मिला दें या सॉल्ट मिला दें तो फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, क्योंकि जब हम प्योर वाटर में एसिड बेस या सॉल्ट मिला देते हैं तो ये जो एसिड बेस या सॉल्ट का सॉल्यूशन बनता है इसमें आयन बनते हैं, यानी कि चार्ज बनता है। और जब इस सॉल्यूशन में आयन बन जाते हैं, चार्ज बन जाता है, तो फिर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, फिर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे प्योर वाटर डस नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। बट इफ वी डिसॉल्व एसिड बेस और सॉल्ट इन प्योर वाटर देन इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जब हम इस प्योर वाटर में एसिड बेस या सॉल्ट मिला देते हैं तो उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है इन केस ऑफ अ फायर बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर होजेस दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया, एक्सप्लेन व्हाई दे डू दिस। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब कहीं आग लगती है और जब फायरमैन आते हैं वो जब आग बुझाने के लिए पानी फेंकते हैं तो उससे पहले वो उस एरिया की इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बंद क्यों करवा देते हैं? हमें इसका रीजन बताना है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे
वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, यानी कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देता है। टू सेव देमसेल्व्स एंड अदर्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक एंड टू अवॉइड एनी शॉर्ट सर्किट, फायरमैन शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया। तो इसीलिए अपने आप को और दूसरे लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए और शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए जो फायरमैन होते हैं वो उस एरिया की जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है उसको बंद करवा देते हैं, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बंद नहीं करेंगे और आग बुझाने के लिए पानी डालेंगे तो उस पानी में करंट आ जाएगा जो बहुत खतरनाक होगा, जिससे किसी को खतरनाक इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है और इससे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, आग और भी ज्यादा भड़क सकती है। इसीलिए आग पर पानी फेंकने से पहले इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बंद कर दिया जाता है ताकि करंट पानी में ना फैले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, a child staying in a coastal region tests the drinking water and also the sea water with his tester। यानी एक बच्चा है जो कोस्टल रीजन में रहता है। कोस्टल रीजन कौन सी जगह होती है? जो समुद्र के पास वाले इलाके होते हैं, समुद्र के किनारे के पास जो जगह बसी होती हैं, जैसे कि मुंबई या कैलकाटा। तो ये जो बच्चा है ये कोस्टल रीजन में रहता है और इसने अपने टेस्टर से एक तो ड्रिंकिंग वाटर को टेस्ट किया और फिर सी वाटर को टेस्ट किया, यानी कि एक तो ड्रिंकिंग वाटर को टेस्ट किया और दूसरा समुद्र के पानी को टेस्ट किया अपने टेस्टर से। He finds that the compass needle diffracts more in the case of sea water. Can you explain the reason? और फिर उस बच्चे ने ये देखा कि जब वो अपने टेस्टर से सी वाटर को टेस्ट करता है तो उसकी जो कंपस नीडल है वो ज्यादा डिफ्रैक्ट करती है, यानी ज्यादा इस तरीके से मूव करती है। क्या आप इसका रीजन बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो कंपस नीडल होती हैं, जब ये कंपस नीडल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती हैं तो ये ज्यादा डिफ्रैक्ट करती हैं, लेकिन जब ये कंपस नीडल वीक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती हैं तो ये कम डिफ्रैक्ट करती हैं। अब जो सी वाटर होता है उसमें सोल्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और जब सी वाटर में सोल्ट ज़्यादा होता है तो इसमें आयन भी ज़्यादा बनते हैं, यानी चार्ज भी ज़्यादा बनता है। और जब चार्ज ज़्यादा बनता है, जब आयन ज़्यादा होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा अच्छे से कंडक्ट होती है और जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा अच्छे से कंडक्ट होती है तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो भी बहुत स्ट्रांग बनती है, जिसकी वजह से कंपस नीडल ज़्यादा डिफ्रैक्ट करती है सी वाटर के केस में। तो यहाँ पर आंसर में हमने यही लिखा है, द सी वाटर कंटेन्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स इन कंपैरिजन टू ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जो सी वाटर होता है उसमें ड्रिंकिंग वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्ट होते हैं। Hence, the sea water is a better conductor of electricity and it produces a strong magnetic field in the wire and hence diffracts the compass needle more। अब क्योंकि सी वाटर बेटर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का तो इसकी वजह से वायर में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जिसकी वजह से कंपस नीडल ज्यादा डिफ्रैक्ट करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इज इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर्स ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर? एक्सप्लेन। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो तो क्या किसी इलेक्ट्रिशियन के लिए बाहर काम करना यानी बारिश में काम करना क्या ये सेफ है या नहीं? यानी जब बहुत तेज़ बारिश हो रही हो और किसी इलेक्ट्रिशियन को बाहर की तरफ किसी इलेक्ट्रिकल चीज़ की रिपेयर करनी पड़ जाए तो क्या ये उसके लिए सेफ है या नहीं, हमें ये बताना है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे नो, इट इज़ हाईली डेंजरस टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल, यानी जब बहुत तेज़ बारिश हो रही हो तो बाहर की तरफ खुले में इलेक्ट्रिकल रिपेयर करना बहुत खतरनाक होता है। वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
एंड देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो पानी होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांस होते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा होता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बारिश के समय खुले में इलेक्ट्रिकल चीज को रिपेयर करने की कोशिश करता है तो इस बात की ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसे बिजली का झटका लग जाए, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए। इसीलिए जब बारिश हो रही हो तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, पहेली हैड हर्ड दैट रेन वाटर इज एज गुड एज डिस्टिल्ड वाटर। यानी पहेली ने ये सुन रखा था कि जो रेन वाटर होता है वो भी वैसा ही अच्छा होता है, वैसा ही गुड होता है जैसा कि डिस्टिल्ड वाटर होता है। यानी कि पहेली ने ये सुन रखा था कि रेन वाटर और डिस्टिल्ड वाटर एक जैसे होते हैं। So she collected some rainwater in a clean glass tumbler and tested it using a tester। तो पहेली ने क्या किया? पहेली ने एक ग्लास टम्बलर में थोड़ा सा रेन वाटर लिया और उसे टेस्टर से टेस्ट किया। टू हर सरप्राइज शी फाउंड दैट द कंपास नीडल शोड डिफ्लेक्शन। व्हाट कुड बी द रीजन? और जब पहेली ने रेन वाटर को टेस्टर से टेस्ट किया तो उसे हैरानी हुई, उसे सरप्राइज हुआ कि जो कंपास नीडल थी उसमें डिफ्लेक्शन शो हो रहा था। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? अब इसे ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें आयन नहीं बनते, उसमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं बनता, जिसकी वजह से जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। और पहेली ने ये सुन रखा था कि रेन वाटर भी डिस्टिल्ड वाटर की तरह ही होता है और रेन वाटर में भी आयंस नहीं बनते, चार्ज नहीं बनता, यानी रेन वाटर में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब पहेली ने टेस्टर से रेन वाटर को चेक किया, टेस्ट किया, तो उसने देखा कि कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा था। तो इसका तो ये मतलब हुआ कि रेन वाटर के अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही थी, यानी कि रेन वाटर में भी आयंस बन रहे होंगे, चार्ज बन रहा होगा, तभी तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई और उसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी होगी और कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ होगा। तो इसी बात से पहेली को हैरानी हुई कि रेन वाटर में तो कोई चार्ज नहीं होना चाहिए था, तो फिर इसमें ये चार्ज, ये आयन कहां से आ गए? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे रेन वाटर इज प्योर वाटर विच इज एन इंसुलेटर बट इट गेट्स मिक्स्ड विद एयर पोल्यूशंस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। So the compass needle showed deflection। इसका यह मतलब है कि जो रेन वाटर होता है वो प्योर वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर की तरह, और रेन वाटर भी एक इंसुलेटर होता है, यानी कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देता। लेकिन जब ये रेन वाटर नीचे की तरफ आ रहा होता है, हवा में होता है, तो इसके साथ एयर पोल्यूशंस मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड इसके साथ मिक्स हो जाता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड इसके साथ मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से रेन वाटर एसिडिक सॉल्यूशन बना देता है। और जब इसका एसिडिक सॉल्यूशन बन जाता है रेन वाटर का, उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बन जाता है। उसके बाद इसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से और अच्छे से फ्लो हो सकती है और इसी वजह से जो कंपास नीडल है वो रेन वाटर के साथ डिफ्लेक्शन शो करती है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब रेन वाटर एसिडिक सॉल्यूशन बन जाती है तो उसमें चार्ज आ जाता है, उसमें आयंस बन जाते हैं, जिसकी वजह से रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। यानी आपको ऐसी चीजों के नाम बताने हैं जो आप अपने आसपास देख सकते हैं जो इलेक्ट्रोप्लेटेड होती हैं। इलेक्ट्रोप्लेटेड का क्या मतलब होगा? ऐसी चीजें जिनके ऊपर मेटल की कोटिंग चढ़ाई जाती है, मेटल की परत चढ़ाई जाती है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे दी ऑब्जेक्ट्स विच आर इलेक्ट्रोप्लेटेड आर। तो पहला है टैप्स, जो नल होते हैं, टूटियां होती हैं, ये इलेक्ट्रोप्लेटेड होती हैं। सेकंड, पार्ट्स ऑफ बाइसिकल्स, यानी कि जो साइकिल के पार्ट्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं, उनके ऊपर भी मेटल की परत चढ़ाई जाती है।
थर्ड पॉइंट है बॉडी पार्ट्स ऑफ कार्स, मोटरसाइकिल एंड ट्रैक्टर्स, तो इनके भी जो पार्ट्स होते हैं वो इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं। फोर्थ है हैंडल ऑफ द डोर एटसेट्रा, यानी जो डोर होता है, जो दरवाजा होता है, उसका जो हैंडल होता है वो भी इलेक्ट्रोप्लेटेड होता है। और ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी मैटर की कोटिंग चढ़ाई जाती है, किसी मैटर की परत चढ़ाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया है द प्रोसेस दैट यू सॉ इन एक्टिविटी 14.7 इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, यानी कि आपने एक्टिविटी 14.7 में जो प्रोसेस देखा था उसमें यह बताया गया था कि कॉपर का प्योरिफिकेशन कैसे होता है। A thin plate of pure copper and a thick rod of impure copper are used as electrodes। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि प्योर कॉपर की थिन प्लेट, पतली प्लेट, और इम्प्योर कॉपर की थिक प्लेट यानी कि मोटी प्लेट इलेक्ट्रोड्स की तरह, इलेक्ट्रोड्स के रूप में इस्तेमाल की जाती है, यूज की जाती है। Copper from impure rod is sought to be transferred to the thin copper plate। यहाँ पर हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि जो इम्प्योर रोड होती है, जो कॉपर की मोटी वाली रोड होती है, वहां से जो कॉपर होता है वो ट्रांसफर हो जाता है उस थिन कॉपर प्लेट की तरफ जो हमने यूज करी थी। यानी कॉपर की जो मोटी रोड थी वहां से कॉपर निकलना शुरू हो जाता है और वहां से वो कहाँ पहुंच जाता है, वो जो पतली वाली कॉपर की प्लेट थी उसके ऊपर। विच इलेक्ट्रोड शुड बी अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड वाई। तो यहां पर हमें यह बताना है स्टूडेंट्स कि हमें कौन से इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करना चाहिए और क्यों। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि क्या हमें वो जो इम्प्योर कॉपर वाली मोटी रोड थी उसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करना चाहिए, या फिर वो जो प्योर कॉपर वाली पतली रोड थी उसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करना चाहिए, हमें यह बताना है। तो पहले हम इस डायग्राम की मदद से इस आंसर को समझते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये सेटअप तैयार किया है। ये बैटरी है, इसके दो एंड है, ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है। अब ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये कॉपर की मोटी वाली रोड है, इस पर इम्प्योर कॉपर है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया है तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो इसे हम कहते हैं एनोड। और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये प्योर कॉपर की पतली रोड है। अब क्योंकि इसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया है तो इसे हम कहेंगे कैथोड। और यहां पर हमने जो ये सॉल्यूशन लिया है ये सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब इसे ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, जैसे ही हम यहाँ पर स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है और उससे क्या होता है कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है इसमें जो कॉपर है वो आयन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और कॉपर पॉजिटिव आयन बनाता है। और ये पॉजिटिव आयन क्या होता है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ यानी इस तरफ, इस रोड की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन के अंदर जो पॉजिटिव आयन बनते हैं कॉपर के वो इस तरफ आते हैं और इस प्योर कॉपर वाली पतली रोड के ऊपर चिपकना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर ये जो रॉड है यानी कि ये इम्प्योर कॉपर वाली जो रॉड है इसमें जो कॉपर होता है वो भी आयन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और इस सॉल्यूशन में घुल जाता है। तो यहाँ से जो कॉपर के आयन बने इस सॉल्यूशन के अंदर ये भी पॉजिटिव आयन होते हैं और ये पॉजिटिव आयन भी इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर यानी कि प्योर कॉपर वाली पतली रोड के ऊपर आकर चिपकना शुरू हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, यहाँ से इम्प्योर कॉपर धीरे धीरे कम होने लगता है, इस सॉल्यूशन में घुलने लगता है, पॉजिटिव आयन बनाता है और इस तरफ अट्रैक्ट होता है और यहाँ प्योर कॉपर वाली इस पतली रोड के ऊपर जमा होना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे यहाँ से कॉपर कम होता जाता है और यहाँ पर इस रोड के ऊपर कॉपर बढ़ता जाता है। तो इस तरह से हमें
प्योर कॉपर यहाँ इस रोड के ऊपर यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर मिल जाता है, फिर उसे वहां से निकाल लिया जाता है। और यही हमने इस आंसर में लिखा है, द थिक रॉड ऑफ इम्प्योर कॉपर शुड बी अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, यानी कि जो थिक रॉड होती है इम्प्योर कॉपर की, उसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाना चाहिए। यहां पर भी हमने यही देखा था कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से किसको जोड़ा गया था, जो इम्प्योर कॉपर वाली रॉड थी वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ी गई थी। और उसके बाद दिस इज बिकॉज द फ्री कॉपर ऑफ द सॉल्यूशन विल गेट डिपॉजिटेड ऑन द थिन रॉड विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी and the loss of copper from the solution will be restored from the thick rod connected to the positive terminal of the battery. Thus, copper from the thick rod could be extracted out. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर इस सॉल्यूशन के अंदर ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, इसमें जो कॉपर होता है वो धीरे धीरे इस पतली वाली रोड के ऊपर आकर जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर की कमी होने लगती है। तब क्या होता है कि इस इम्प्योर कॉपर वाली जो थिक रोड होती है, जो ये मोटी रोड होती है जिस पर इम्प्योर कॉपर होता है, वो इस कमी को पूरा करता है जो इस सॉल्यूशन में कॉपर की कमी हो गई है। यहाँ से कॉपर घुलना शुरू हो जाता है इस सॉल्यूशन के अंदर और ये पॉजिटिव आयन बनाता है, और फिर ये कॉपर जो यहाँ से इसमें आया सॉल्यूशन में, ये भी इस नेगेटिव टर्मिनल, इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर आके इस पतली वाली रोड पर आकर जमा होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हमें इस मोटी रोड से, ये जो मोटी वाली रोड थी जिस पर इम्प्योर कॉपर था, यहां से हमें प्योर कॉपर मिलना शुरू हो जाता है जो इस तरफ इस पतली वाली रोड पर मिलता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।